गुरुजी लेकिन अगर लग्नेश नीच का है किसी इंसान का कुंडली के अंदर और लेकिन उसके लग्न मजबूत है तो क्या परिणाम मिलते हैं एक जैसे या डिफरेंस होंगे लाइफ के अंदर? नहीं, देखिए, वैदिक ज्योतिष का सवाल है, पराशर ज्योतिष का सवाल है। हम्म। लग्नेश अगर कमजोर है हम्म। और लगन मजबूत है, यही सवाल था ना आपका। जी। तो लग्नेश कमजोर होगा तो लगन मजबूत हो ही नहीं सकता। भाव भावेश कारक तीन चीज चलते हैं। हम्म। लगन है भाव, उसका स्वामी है भावेश, और उसके कारक होते हैं सूरज। जी। अगर मान लीजिए किसी की सिंह लगन की कुंडली है, हम्म। तो सिंह लगन पे अगर मान लीजिए बृहस्पति बैठ गया तो भाव तो मजबूत हो गया, लेकिन उसका स्वामी सूरज 8वें चला जाए हम्म। तो भावेश कमजोर हो गया, और कारक भी लग्न का सूरज होता है। हम्म। तो वैदिक ज्योतिष में देखा जाता है कि लग्नेश अगर कुंडली में अच्छा है, वही इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक व्याख्या करता हूं। हम्म। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ, हम्म। ये हुआ लगन, अब वो चला गया लंदन, हम्म। ये हुआ लग्नेश। अब अच्छा। वहां पे वो अच्छी पोजीशन में है या हम्म। खराब पोजीशन में। हम्म। अगर मान लीजिए वहां पे खराब पोजीशन में है तो वहां उसको कष्ट होगा। तो आप कहाँ हैं प्रेजेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। तो लगन पैतृक भूमि हुई, लग्नेश आप कहाँ पे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और उसका कारक मजबूत होता है तो आपकी स्थिति अच्छी होती है जी। लेकिन मैं वैदिक ज्योतिष नहीं करता। नाड़ी ज्योतिष में कोई भी लगन हो, जैसे सिंह लगन की कुंडली है तो उसके सूर्य की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में कोई भी लगन हो, 1 नंबर का लगन होगा। वहां सिंह राशि हटा देंगे, 1 नंबर, जिसका कारक होता है मंगल, और उसका स्वामी होता है मंगल, और कारक होता है सूरज। तो हम लगन को देखना है तो सूरज और मंगल को देखना पड़ेगा। गुरुजी फिर वैदिक ज्योतिष की प्राथमिकता खत्म हो जाती है? खत्म नहीं होती। मेरे अपने अनुभव की बात है, वैदिक ज्योतिष और पराशर ज्योतिष 40% सही जाते हैं, 60% सही नहीं जाते। अच्छा। और मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं 40% पे मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी अभी क्लास चल रही है, ज्योतिष की क्लास चल रही है, मैं उसमें सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा पराशर ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष। मैंने सबसे पहले पढ़ाया नाड़ी ज्योतिष, और जैमिनी पढ़ा रहा हूँ, अब गोचर पढ़ा रहा हूँ। किसी भी कुंडली में, अब जैसे मैंने आपको बोला 7वें घर में सूरज बैठा हो, उसका विवाह शादी से पहले एक शादी फाइनल होकर रुकेगी, या उसका एक प्रेम प्रसंग टूटेगा, या एक एंगेजमेंट टूटेगी। अब यहाँ तो मैंने कोई राशि की बात कही नहीं, सिर्फ मैंने हाउस की बात कही। अब ऐसा तो नहीं कह रहे कि तुला राशि में हो तो ये करेगा, मेष राशि में हो तो नहीं करेगा। हमारी नाड़ी ज्योतिष जो कहती है कि लग्न कोई भी हो, हाउस इंपॉर्टेंट होता है। तो 10वें घर में जिसका भी चंद्रमा बैठा हो, ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है, उसकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ये तो 100 में 100% लागू होगा। दूसरा नंबर, उसकी माता को कैंसर होने की संभावना 70% होगी, 10% पिता को कैंसर होने की संभावना होगी। जिसका 10वें घर में चंद्रमा हो, अक्सर वो पढ़ने में बहुत तेज नहीं होते। 10वें घर के चंद्रमा को पढ़ाई के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर। अब इसमें राशि जो भी हो, लग्न जो भी हो, वैदिक ज्योतिष में क्या है कि 10वें चंद्रमा उच्च का है तो अच्छा हो गया, 10वें चंद्रमा नीच का है तो खराब हो गया। वृश्चिक लगन की कुंडली हो तो चंद्रमा भाग्येश बनता है, बहुत अच्छा हो गया। वहीं कर्क लगन की सिंह लगन की जन्म पत्रिका हो तो चंद्रमा खराब हो गया, कर्क लगन का हो तो अच्छा है। लग्न बदलते ही चंद्रमा की पोजीशन अच्छी बुरी होने लगेगी। यहाँ नाड़ी ज्योतिष कहती है कि नहीं, हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा। लग्न पहला घर है, पहला घर अगर चंद्रमा पहले घर में बैठा हो, वह व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा होगा, खूब बढ़िया पढ़ेगा। उसके जन्म से पहले 1-2 भाई बहन की मृत्यु हुई होगी, गर्भ में मृत्यु हुई हो, या उनका जो है प्रीमेच्योर पैदा हुए हो, जो भी है। 10वें चंद्रमा वाले को माता के अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। अब जिसका चौथा चंद्रमा बढ़िया है, माता के लिए अच्छा है, स्वयं के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। वैदिक ज्योतिष कहती है कि कारक, जिस भाव का कारक उसी हाउस में बैठ जाए उस भाव का नाश करता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नाड़ी ज्योतिष में चौथे घर का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, 9th का चंद्रमा अच्छा होता है, 5वें घर का चंद्रमा अच्छा होता है, 8वें घर का चंद्रमा खराब होता है, 6ठवें घर का चंद्रमा खराब होता है। हाउस ही इंपॉर्टेंट है। और नाड़ी ज्योतिष में कहती है कि ग्रह जिस हाउस में गए वहां अगर अच्छा फल है तो अच्छा करेंगे, बुरा है तो बुरा करेंगे। तो इसलिए लगन लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष अभी आपने तजुर्बे में सप्तम भाव की गुरुजी बात करी, ये भी लोग कहते हैं ना कि अगर राहु सप्तम भाव में है तो हमेशा तलाक होता है, इसमें कितनी सच्चाई है?
50%। 100% क्यों नहीं है देश गुरुजी? काल परिस्थिति। आप गांव में चले जाएं, जहां विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, जहां लोग पति को भगवान मानते हैं, वहां डिवोर्स नहीं होगा, मैरिज लाइफ खराब रहेगी। अच्छा। पार्टनर के साथ संबंध खराब रहेंगे, तालमेल की दिक्कत रहेगी, हम्म हेल्थ बाधा रहेगी। लेडीज की जन्म पत्रिका में अगर 7वें घर में राहु बैठा है तो उसको गाइनो प्रॉब्लम होगी, आगे चलकर यूट्रस रिमूव होगा और उसके अपने पार्टनर के साथ संबंध खराब रहेंगे। शहर में है जहां पे लोग इंडिपेंडेंट हैं वहां पे डिवोर्स हो जाएगा। इसीलिए मैंने 50% बोला। और गुरुजी जैसे इसमें आपने एक चीज और शुरू में बताई थी कि विवाह का देरी में जो होती है इसका असली कारण भी सप्तम भाव ही है। और कौन कौन से हमारे भावों से हम देख सकते हैं कि विवाह में देरी हो रही है? पहला नंबर सेकंड स्थान। अच्छा। सेकंड स्थान जो होता है हाँ, वह आपके कुटुंब का होता है। ठीक है कुटुंब देखा जाता है दूसरे घर से, शादी के बाद ही कुटुंब बनता है। जी। कुटुंब में पार्टनर होता है, बच्चे होते हैं। दूसरा नंबर 8वां घर जो विवाह की कुटुंब है। 7वां घर अगर विवाह है तो 8वां घर विवाह का कुटुंब है और कुंडली का दूसरा घर कुटुंब होता है। कुटुंब में पत्नी आती है, बच्चे होते हैं। ठीक है। ये तो वैदिक ज्योतिष का रूल है। मैं आपको एक आसान सा रूल बता रहा हूं जो पलक झपकने से पहले आप रिजल्ट सामने ला रख देंगे। अगर किसी कुंडली में बहुत अनमोल सूत्र है, मैंने अपनी पॉडकास्ट पे बोला है जी। जैमिनी ज्योतिष में 7 कारक लिए जाते हैं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। उसमें जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है वो आपके विवाह का प्लेनेट होता है। जो सबसे कम डिग्री है वो आपके विवाह, और उससे जो थोड़ा ज्यादा है वो आपके विवाह को खराब करने वाला प्लेनेट है। अच्छा। तो अगर जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छी जगह हो, तो विवाह आसानी से हो जाएगा। और अगर विवाह का प्लेनेट कुंडली में खराब जगह पे प्लेसमेंट हो और ज्ञाति कारक जो उससे थोड़ा सा ऊपर की डिग्री होती है, जिनको नहीं समझ में आता नेट पे डालेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालेंगे तो उसमें बता देगा कि विवाह का वाला प्लेनेट कौन है और ज्ञाति कारक कौन है। तो अगर विवाह का प्लेनेट कलत्र कारक और विवाह को डिस्टर्ब करने वाला प्लेनेट ज्ञाति कारक अगर कुंडली में एक साथ बैठा है तो उसकी शादी आसानी से नहीं होगी। अच्छा, इतनी परेशानियां बनती हैं। 8-10 साल लग जाएंगे। और अगर नवमांश कुंडली में दोनों एक साथ हो गए तो उसका डिवोर्स होगा। 1 सेकंड का काम है, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। शुक्र जिसका 8वें घर में बैठा हो, विवाह उसकी आसानी से नहीं होगी। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल लग जाएंगे। मैं बहुत सी महिलाओं को जानता हूं जिनका शुक्र 8वें घर में विराजमान था। 20 साल की उम्र से शादी का प्रयास हुआ और आज 30 साल हो गए, अभी तक कोई रिश्ता फाइनल नहीं हुआ। 200 रिश्ता तो मैंने देखा होगा कि 10 साल में 200 रिश्ता आए होंगे। अच्छा। 8वें घर का शुक्र वाला पसंद नापसंद के चक्कर में शादी लेट होती है। और अगर पहले शादी हो गई तो विवाह का सुख 36 साल तक नहीं मिलता, क्योंकि 8वें घर में शुक्र जाके खराब हो जाता है। शुक्र है आपकी मैरिज लाइफ। नाड़ी ज्योतिष का आती है, जैमिनी ज्योतिष का आती है कि कलत्र कारक और ज्ञाति कारक अगर एक साथ बैठा है तो ये अच्छा नहीं। तो गुरुजी जो आज के डेट में लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, राशियों के आधार पर भविष्यवाणियां हो रही हैं, कुंडलियां देख के लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं नवमांश की बात करूं तो उसका रोल क्या है? नवमांश आपका भाग्य है, आपका विवाह क्योंकि है। आप भी भविष्यवाणी कर देते हैं, वो भी सटीक हो जाती हैं और लोगों की होती है लेकिन फेल भी हो जाती हैं, आपकी नहीं होती। देखिए ज्योतिष का दुर्भाग्य है हाँ। कि जिसको ज्योतिष का 2% भी आता है वो भी भविष्यवाणी कर रहा है। जिसने ज्योतिष में पूरा जीवन लगा दिया वो भी भविष्यवाणी कर रहा है। मंदिर में बैठे हुए पंडित जी जिनका काम है मंत्र पढ़ना, वो भी कुंडली देख रहा है। हाँ। उनको 9 ग्रह 12 राशियां पता है, पंचांग खोले बता दिए। इसमें कोई दावा नहीं कि इस लेवल पर जाने के बाद ही आप कुंडली पढ़ सकते हैं। जैसे डॉक्टरी पढ़ाई में जब तक आप सर्जरी की पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते आप सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे। ज्योतिष में नहीं है। ज्योतिष में 9 ग्रह पता, 12 राशियां पता, आप भी कुछ बोल दीजिए। मैं विवाह का, समय का और अफेयर का एक्सपर्ट हूं। 1 सेकंड में अंदर मैं बता दूंगा कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, आपकी मैरिटल लाइफ है या नहीं है, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका डिवोर्स है या नहीं। कुंडली देखकर 1 सेकंड लगता है मुझे, 1 सेकंड। पूरी दुनिया आती है मेरे पास विवाह के लिए, डिवोर्स के लिए। अच्छा। समय का मैं मास्टर। कुंडली गई, नजर गई नहीं कि मैं आपका बता सकता हूं कि आपका समय कैसा चल रहा है 2 साल पीछे से। तो गुरुजी आप कैसे इतनी जल्दी शॉर्टी लेके बता देते हैं किसी कुंडली देख, जैसे आपने बहुत सी बार कहा कि 30 सेकंड लगते हैं आपको कुंडली देखने में, वहीं लोगों का दावा होता है कि हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे की कुंडली को देखने में लग जाते हैं, इतना अंतर कैसे आ जाता है?
देखिए, गोचर का मैं मास्टर हूँ। हाँ। दशा से भविष्यवाणियां नहीं होती। हम्म। और लोग क्या करते हैं, वैदिक ज्योतिष में इतने रूल हैं, हम्म। इतने रूल हैं, हर रूल एक दूसरे को काटता है। हम्म। कुंडली में जाओ, नवमांसा में जाओ, हम्म। D10 में जाओ, D12 में जाओ, नक्षत्र में जाओ, दिग्बल में जाओ, खटबल में जाओ। मतलब आपको अगर 500 जगह से चीजों को डिफाइन करना पड़े तो कई जगह प्लस, कई जगह माइनस डिसाइड नहीं हो पाता, तो कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं। नाड़ी ज्योतिष की खासियत है कि एक शब्द में यस या नो बोलती है।